Assalamu alaikum students, this is Abdul Manan here. Today we have started a new chapter, that is chapter number 4. So the name of chapter number 4 is states of matter, and the state of matter that we will study in this chapter, that is gas. आज हम 4th नंबर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर नंबर 1 गैस। अब ये जो चैप्टर गैस है, इसमें आज का जो पहला टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, KMT। ये हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे भाई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है और किस तरह से ये किस साइंटिस्ट ने ये प्रपोज की थी और ये थ्योरी के assumptions क्या है। इंट्रोडक्शन, many scientists work on this theory such as Clausius, Bernoulli, Maxwell, Boltzmann। अब ये 4 साइंटिस्ट थे जिसने इस थ्योरी पे वर्क किया। उसके बाद दिस थ्योरी कैरेक्टराइज द मैटर इन ऑल फिजिकल स्टेट्स। अब ये जो थ्योरी है मैटर को कैरेक्टराइज करती है सब फिजिकल स्टेट्स में, इन ऑल फिजिकल स्टेट्स। This theory describes the particle motion of matter। अब जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, मोशन है किसी भी मैटर में, फॉर एग्जांपल गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो स्प्रेडेड होते हैं और जो लिक्विड के होते हैं वो भाई बिल्कुल मतलब गैस की तरह स्प्रेड नहीं होते, उसकी तरह रैंडमली मूव नहीं करते, वो क्लस्टर्स में होते हैं और सॉलिड बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है। इसी तरह ये थ्योरी जो पार्टिकल्स की मोशन है उसको बयान करती है। assumptions, gas is consist of molecules widely separated। अब ये जो गैस है ये मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करती है, मतलब गैस इज कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल assumptions। अब ये एक कंटेनर है, ये इस कंटेनर में एक गैस फिल करते हैं, इस कंटेनर में मैंने एक गैस एग्जांपल ऑफ आइडियल गैस रखा है। अब पहले अजम्पशन के मुताबिक गैस इज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड। अब ये जो गैस है वो मॉलिक्यूल्स की कंसिस्ट है, कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये जो मैंने डॉट्स, ब्लैक डॉट्स दिए, फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो गैस है, कोई भी सैंपल ऑफ गैस, ये किस पे कंसिस्ट है भाई? मॉलिक्यूल्स पे। वो मॉलिक्यूल्स जो वाइडली सेपरेटेड हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड हैं फर्स्ट अजम्पशंस के मुताबिक। उसके बाद नंबर 2, मोशन ऑफ आइडियल गैस इज लीनियर। भाई ये कैसी बात हुई कि लीनियर मोशन है गैसेस में? मैंने ब्रैकेट में लिखा है मोशन ऑफ आइडियल गैस इज लीनियर but before the collision the motion of ideal gas is linear। भाई ये देखें, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमको पता है कि भाई ये मॉलिक्यूल्स ये यहाँ पे स्टैटिक रेस्ट पोजीशन में नहीं होंगे, ये मूव करेंगे। अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर इस मॉलिक्यूल्स से टकराएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है, ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल की मोशन बताई भाई, ये जो मॉलिक्यूल की मोशन है वो लीनियर है बट बिफोर द कोलिजन।
ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से टकराने से पहले ये लीनियरली मूव कर रहा था, इसलिए हमने कहा कि भाई जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है बिफोर द कोलिजन इज लीनियर, बट आफ्टर द कोलिजन, और हम जब ओवरऑल एक गैस को देखेंगे कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करेंगे। हमको समझ में नहीं आएगा भाई कोई मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई भी नहीं पता चलेगा कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। पर जो बिफोर द कोलिजन है वो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो लीनियर मोशन है। सेकेंड assumption। नंबर 3, डिस्टेंस ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नॉट सेम और मे बी सेम। ये जो बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, ये जो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से डिस्टेंस है ये सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिस्टेंस ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अब ये दोनों आपस में टकराएंगे, ये जो डिस्टेंस है फिर ये इससे टकराएगा। अब ये दो कोलिजन्स हुई, एक ये कोलिजन एक ये कोलिजन। अब दोनों के डिस्टेंस दरमियान, दोनों के बीच में जो दरमियानी फासला है वो सेम हो भी सकता है, सेम ना भी हो सकता है। मतलब दो कोलिजन्स में डिस्टेंस ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, अब ये जो कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है ये डिस्टेंस कभी कभी सेम भी होता है, ये जरूर नहीं कि हमेशा सेम होगा, डिफरेंट भी हो सकता है। इज नॉट सेम एट ऑल और मे बी सेम, मतलब यहां पे पॉसिबिलिटीज है मे बी सेम हो सकता है। थर्ड assumption। नंबर 4th assumption is pressure of gas molecule, sorry, gas pressure is not result of molecule to molecule collision। अब जो हम कहते हैं कि भाई जो गैस का प्रेशर है वो फॉर एग्जांपल 2 atm है, 6 atm है, जो भी प्रेशर है वो ये कह रहा है कि भाई जो गैस का प्रेशर है वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन का बायस नहीं, उसके सबब से नहीं बनता, पर बट इट इज रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू वॉल ऑफ कंटेनर। ये देखें भाई ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस मॉलिक्यूल ने इससे कोलिजन की, फिर इसने इससे कोलिजन की, फिर इसने इससे, फिर इससे, ये जो आपस में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन हो रही है, ये जो गैस का प्रेशर है इसका रिजल्टेंट नहीं है, मगर ये रिजल्टेंट है किसका, जब मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक इमेजिन कर ले, आप एक सिलेंडर में गैस भर रहे हैं और आप जब प्रेशर से उसमें गैस डालेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स आकर वॉल ऑफ कंटेनर पे हिट करेंगे। अब ये जो वॉल ऑफ कंटेनर पे हिट करेंगे ना, तो वो जो वॉल ऑफ कंटेनर से मॉलिक्यूल हिट करेंगे वो प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि आप जब भी कोई बैलून में हवा भरते हैं तो भाई जब बैलून में हवा भरते हैं तो जो वॉल ऑफ बैलून से वो एक्सटेंड हो जाती है, मतलब जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो किस कोलिजन की वजह से होता है, जो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन वॉल ऑफ कंटेनर पे होती है, और जो कोलिजन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होती है वो प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करती। ये 4th assumption के मुताबिक ये बात है। नंबर 5, द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक। अब जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन हो रही है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि भाई बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन नो लॉस एंड गेन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। कोलिजन से पहले फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा था, गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा था, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो फॉर एग्जांपल 30 जूल थी, कितनी भी थी, वो कोलिजन कर गया, उसके बाद फिर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम ही होगी। मगर इस बात से ये पता चला कि भाई जो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन अगर किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी में कोई लॉस और गेन नहीं आया तो इस तरह की कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब ये जो इलास्टिक कोलिजन है इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स होता है।
अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिन होगी। ये बात है आइडियल गैस की, नॉट इन रियल गैस एट ऑल। रियल गैस में ये अजम्पशन अप्लाई होते हैं, मगर कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो केएमटी के रियल गैस पे अप्लाई नहीं होते। In an ideal gas, there is no attractive or repulsive force among the gas molecules. Each molecule behave independently. अब ये यहाँ पे पर्टिकुलर कर गया भाई, जो आइडियल गैस है उसमें ना ही अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना रिपल्सिव फोर्स होती है। हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, एक दूसरे से आजाद। ये आप ऐसे समझ ले कि भाई इस मॉलिक्यूल का कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा इस मॉलिक्यूल पे। ये मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट है, ये मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट है, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होगी। मगर बात याद रख रहे हैं, ये आइडियल गैसेस में होता है। रियल गैस हैव द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। ये अजम्पशन ऐसा है जो रियल गैस पे अप्लाई नहीं होता। उसके बाद नंबर 7th, the actual volume of an ideal gas is negligible. अब ये बात समझने को है कि भाई एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस हाउ इट वुड बी नेग्लिजिबल। सो फॉर एग्जांपल, ये एक कंटेनर है जिसका मैं वॉल्यूम अज्यूम करता हूं 5 dm³। अज्यूम करता हूं कि भाई इस कंटेनर का वॉल्यूम है 5 dm³। अब ऐसा करते हैं कि भाई इस कंटेनर में एक गैस फिल करते हैं जो कि मैंने आइडियल गैस के नाम से बनाई। एक आइडियल गैस फॉर एग्जांपल 5 dm³ ऑफ कंटेनर के में फिल करते हैं। कितनी गैस भाई, इसमें जो 2 moles of an ideal gas, 2 moles of ideal gas इस 5 dm³ के जार में के सिलेंडर में कंटेनर में मैंने 2 moles of an ideal gas फिल की। अब हमको पता है कि भाई 1 मोल फॉर एग्जांपल ऑक्यूपाई करता है 1 dm³, 2 मोल करेंगे 2 dm³ ऑक्यूपाई करेंगे गैस मॉलिक्यूल। अब यहां तक है 2 dm³। ये जो वॉल्यूम है ये 2 dm³ का तक है। अब मोल फिल करेंगे कि भाई इसमें इस कंटेनर में मैंने 2 मोल आइडियल गैस के फिल किए, तो क्या ये गैस मॉलिक्यूल यहां तक ही होंगे, यहां से लेके यहां तक यहां पे स्पेस खाली होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले अजम्पशन के मुताबिक दे आर वाइडली सेपरेटेड। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स 2 dm³ की जगह फिल होगी, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 2 मोल जो आइडियल गैस के हैं वो पूरे जार में सेपरेट हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे लाइक दिस। इसका मतलब मैंने ये कहा कि भाई 2 मोल्स 2 dm³ तक महदूद न रह जाएंगे, पर ये पूरे के पूरे कंटेनर्स में फिल हो जाएंगे। अब इसका जो वॉल्यूम होगा गैस का, तो इसका वॉल्यूम हम कहेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। 5 dm³ का कंटेनर है तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी 5 dm³ है। अब इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल इसको हम कंप्रेस करते हैं, इस गैस को हम कंप्रेस करके बिल्कुल यहां पे ले आते हैं, इतना हम कंप्रेस करते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स अब यहां पर मौजूद है। तो ये जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा इसका, एक्चुअल वॉल्यूम is compared to the whole volume of gas is negligible।
इसके मुताबिक भाई जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज निग्लिजिबल। ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि भाई एक्चुअल वॉल्यूम किस तरह से निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ गैस। उसके बाद जो लास्ट हमारे पॉइंट है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर और इट वेरीज डायरेक्टली टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की, वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है भाई? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, नॉट इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल। एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है केल्विन स्केल में। अब जो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो वेरी करेगी, डायरेक्टली वेरीज विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल मैंने केल्विन में टेम्परेचर डबल किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। इस बात का मतलब ये है कि भाई जो टेम्परेचर के साथ वेरीज करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल मैंने केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, मैंने केल्विन टेम्परेचर डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। ये था हमारा टोटल डिस्कशन अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी।